हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं हूँ हितेश और मैं आपको क्लास 10 की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपका ये क्लास आज की क्लास का पार्ट 3 है। ठीक है, आज की क्लास का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट बना चुका हूँ। उस दोनों पार्ट्स का इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में, उस दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग देख लो और उन दोनों ही क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लो। ठीक है, तो दोनों ही जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए वो लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने प्रत्येक वीडियो में एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके और आप लोग बोर ना हो। ठीक है, इसी तरह मैं आज की इस क्लास में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, 7 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जैव प्रक्रम आज का जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जैव प्रक्रम की सीरीज चल रही थी। जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी को मैं डिस्कस करूंगा। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए 30+ क्वेश्चन आंसर लॉन्ग कराऊंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 30, ठीक है, #30 डाल लीजिएगा। मैं आपके लिए #30 क्वेश्चन कराऊंगा, इससे एक भी बार नहीं आएगा। ठीक है, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा लॉन्ग, और इसी प्रकार से मैं आपके वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको लिए समय बहुत कम बचा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समय बहुत कम बचा है। मेरे प्यारे बच्चों, समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, जुलाई आ चुका है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका जो लाइव प्रोसेस है, आप जो जानते हो, चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6 से मैं आपकी बायोलॉजी क्लास डेली के डेली ले रहा हूँ। ठीक है, आज आपका मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इस क्वेश्चन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो इसका तीसरा आज की क्लास का जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे 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 ज्यादा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा। 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है अभी बताएंगे क्या है। फिर इसी में पूछा जाएगा इसकी क्रियाविधि को समझाइए। तो पहला तरीका क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। दूसरा प्रकार पूछने का, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया को विस्तार से समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से, दूसरा प्रकार से इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तीसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को विधि से समझाइए। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, किस तरीका से प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाशित प्रकाशिक अभिक्रिया को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तीसरा प्रकार से पूछा सकता है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को क्रियाविधि से समझाइए। ठीक है, इन तीनों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा आप लोगों ने, पहले भी मैंने बता दिया था, अब भी मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण आपका क्या होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को देखने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कि प्रकाश संश्लेषण हम लोग समझने वाले कि क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने प्रकाश संश्लेषण नहीं पर जानते हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण समझना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से ये वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को अगर आपने अभी तक देख लिया है तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन अपने क्लियर कर लोगे, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है देखते हैं। पौधे अपनी पर्णहरिम पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल तथा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल से संयोग करके, तो मेरे प्यारे बच्चों, से संयोग करके अधिक मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में, यहाँ लिख लीजिए, अधिक मात्रा में ऊर्जा एवं ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यानी कि फिर से देखिएगा, पौधे अपनी पर्णहरिम पत्तियों की सहायता से क्लोरोफिल तथा, देखो जो पौधे होते हैं उसमें पर्णहरिम उपस्थित होता है, इसी वजह से उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से पर्णहरिम उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि उपस्थिति का मतलब है उसकी उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व जल से संयोग करके अधिक मात्रा में ऊर्जा एवं ग्लूकोज
उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं। ये क्रिया ही आपकी, और ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, ये क्रिया ही आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। और इस क्रिया को हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिकली तरीके से, यानी आपको ये अभिरासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से काम करती है, ठीक, इस प्रकार से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? इसको कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं पेड़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इससे हमसे प्राप्त होती है। CO2 H2O ये आपके अपने जल से लेता है, जो ये आपका ये पौधा होता है ना, ये आपका पौधा, ठीक है। ये आपका एक मान लीजिएगा, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पौधा मैंने बना दिया है। ये पौधा यहाँ से जैसे इसकी जड़ है, तो यहाँ से जड़ों से अपना इस क्या लेते जल ले लेता है, ठीक है। जड़ों से जल ले लेता है। और प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है कि जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जल तथा प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो ये आपकी क्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, फिर इसकी हम लोगों ने अभिक्रिया को समझा कि किस प्रकार से अभिक्रिया काम करती है, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को हम लोग समझने वाले हैं। तो क्रियाविधि को देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतराशोष्मी उपापचयी अभिक्रिया है, ठीक है। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतराऊष्मी उपचयी अभिक्रिया है, और ये 2 चरणों में होती है, ठीक है। 2 चरणों में होती है, 2, ठीक है। पहली कौन सी अभिक्रिया है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहली आपकी अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। तो पहली आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी आपकी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरी आपकी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी आपकी क्या है? अप्रकाशिक। पहली आपकी है प्रकाशिक, दूसरी आपकी अप्रकाशिक, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रकाशिक अभिक्रिया को विस्तार में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया को विस्तार में समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखने वाले प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण समझा, अब उसकी अभिक्रिया को समझा। फिर ये प्रकाश संश्लेषण 2 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, इतना याद रखना। प्रकाशिक अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाने वालों प्रकाशिक अभिक्रिया को देखो समझना। प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम सबसे पहले हिल नामक, ठीक है, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ में आया? प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं, फिर इसी में ऐड करना आप लोग को लिख लेना है। यह अभिक्रिया हरित लवकों के ग्रहणा में क्लोरोफिल की सहायता से होती है, ठीक है। यह अभिक्रिया हरित लवकों के ग्रहणा में, हरित लवक होते हैं उसी में आपका ग्रहणा उपस्थित होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया हरित लवक, पौधे में हरित लवक होता है ना, हरित लवक, वहां पर भी ग्रहणा होता है, ठीक है। ग्रहणा में क्लोरोफिल की सहायता से होती है, ठीक है। क्लोरोफिल की सहायता से होती है। यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। तो इसका जो पहला चरण आपका आ जाता है वो ये है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रहणा में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। सक्रिय होने का मतलब वो एक्टिव हो जाते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रहणा में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय हो जाते हैं, और इस प्रकार एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। चूंकि एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित रहे, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर अतः एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भी संचित रहती है, ठीक है। क्या कहने का मतलब? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रहणा में उपस्थित पर्णहरित जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और इस प्रकार एडीपी से एटीपी अणु का निर्माण होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, ठीक। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, ना कि एटीपी से एडीपी का। किसका निर्माण होता है? तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है, इसीलिए, या फिर लिख सकते हैं इसीलिए एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है, ठीक है। अब हम लोग इसका सेकंड चरण देखने वाले, जो आपका सेकंड चरण है इसका सेकंड चरण क्या है? इसका सेकंड चरण देखने वाले प्यारे बच्चों, सेकंड चरण ये आपका है कि ऊर्जा का स्वयं जल का क्लोरोफिल, ऊर्जा का एवं जल का क्लोरोफिल द्वारा H+ तथा OH
आयनों में प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है, प्रकाशिक अपघटन मतलब कि टूटते हैं, यानी कि टूटते हैं। किस प्रकार से? जल, देखो एक जल होता है, किस प्रकार से H+OH में टूटता है। तो ऊर्जा का एवं जल का क्लोरोफिल द्वारा H+OH- में प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है, ये H2O आपका जल है। ठीक है, आपका क्या, ये आपका जल है। ठीक है, जल है ये आपका जल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर मैं बीच में भूल भी जाता हूँ तो आप लोग अपने मन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका जल है। इसका जब ऊर्जावित क्लोरोफिल में अपघटन हुआ तो ये H+ और OH- में टूट गया। ठीक है, इसको फिर हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 8 का हो गया बैलेंस। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे चरण के बारे में। तो तीसरा चरण क्या है? जल के प्रकाशिक अपघटन से, जल के प्रकाशिक अपघटन से उत्पन्न OH आयन। ठीक है, इससे क्या हुआ? OH आपको उत्पन्न हुआ। OH आयन परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। OH क्या है? इसका OH का क्या हुआ? संघटन हुआ और जल बना और ऑक्सीजन बना। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ होते हैं? एक आपका जो स्टोमेटा, जो मैं बता दूं, ये आपकी क्या है? ये आपका देखा जाए तो एक मैंने ये आपकी रफली मैंने एक पत्ती बना दी। जो आपकी यहाँ पर ये होते हैं ना, ये आपकी ये स्टोमेटा पर्णरंध्र होती है। आपके क्या होते हैं? जो ये आपका जो ये ऐसे प्रकार के होते हैं, ये आपके क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, ये आपके स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, आपके स्टोमेटा होते हैं और इसी में आपका क्या, इसी से आपकी ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकल जाती है। इसी से आपकी O2 क्या होती है? ऑक्सीजन यहाँ से आपकी बाहर निकल जाती है। कहाँ पर? वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो जल के प्रकाशिक अपघटन से उत्पन्न OH आयन परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं। पानी और ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक, इस प्रकार से हमने इसका तीसरा पॉइंट भी क्लियर कर लिया। अब हम लोग क्लियर करने वाले हैं इसका चौथा जो पार्ट है। ठीक है, चौथा भाग है जो आपका प्रकाशिक अभिक्रिया का, उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो चौथा भाग है वो यह है कि जल के प्रकाशिक अपघटन से उत्पन्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, जल के प्रकाशिक अपघटन से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन आयन से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रणाली के द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त करते हैं। ठीक है, तो कैसे? एडीपी है। ठीक है, एडीपी में ये हमने एडीपी में थोड़ा सा हमने क्या किया, आपको जो पी की मात्रा को बढ़ाया तो आपका एटीपी बन गया। ठीक है, तो एडीपी से एटीपी के निर्माण को मेरे प्यारे बच्चों फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो आपका जो डी पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमने आपकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपका जो प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया। अब हम लोग क्लियर करने वाले हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया को मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग क्लियर करने वाले हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली के डेली प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, पहली क्लास है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको लिए डेली के डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट VVIMP क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों लाने वाला हूँ। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में जरूर 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 हिट करेंगे आपके 90+ लाने के लिए। ठीक है, आपकी साइंस की तैयारी मैं बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से करवाने वाला हूँ। आपको डोंट फिकर, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, किसी भी चैनल पर भटकना नहीं है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और अब मैं क्लियर कराने वाला हूँ आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अब मैं आपको अप्रकाशिक क्लियर कराने वाला हूँ। तो जल्दी से अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, तो आगे क्लास में देखने वाले हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया देखते हैं, आपके सामने नोट्स दिख रही होगी अप्रकाशिक अभिक्रिया की। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाशिक अभिक्रिया को समझा उसी प्रकार से सेम हम लोग अप्रकाशिक को समझेंगे। जिस प्रकार से प्रकाशिक को समझा उसी प्रकार से अप्रकाशिक को समझेंगे। ये भी बहुत ही ईजी है उसी की तरह, बहुत ही अच्छी सरल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र, इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम सबसे पहले ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से, इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना। यह अभिक्रिया
हरित लवकों के स्टोमेटा में होती है। हरित लवक कहाँ होते हैं? जो पत्ती में आपकी जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर होती है। इसे अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इस अभिक्रिया में जो आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश की आवश्यकता मेरे प्यारे बच्चों नहीं होती। ठीक है, इस अभिक्रिया में CO2 इसका जो इसी में जो आपको लिखना है, ऐड करना है, इस अभिक्रिया में CO2 के उपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस अभिक्रिया में CO2 के उपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये अभिक्रिया निम्न चरणों में होती है, यानी कि इस अभिक्रिया में CO2 के उपचयन से, उपचयन कहने का मतलब उपचयन यानी कि इसके उपचयन यानी कि इसका CO2 को बढ़ना, ठीक है, CO2 के उपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये अभिक्रिया निम्न चरणों में होती है। ठीक है, निम्न चरणों में होती है। तो पहला आपका चरण देख लेते हैं, इसमें केवल 2 ही चरण है। तो पहला चरण देख लेते हैं इसका, CO2 के 6 अणु, CO2 के 6 अणु RDP से संयोग करके, CO2 के 6 अणु हैं, ठीक है, वो RDP से संयोग करके 12 अणु PAG अम्ल बनाते हैं। ठीक है, आपके CO2 के 6 अणु हैं, ठीक है, CO2 के 6 अणु RDP से संयोग करके कितने 12 अणु PAG के अम्ल के बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट थम्स अप करके लाइक स्क्रीनशॉट लेना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसका सेकेंड जो चरण है उसको समझेंगे और आज की इस क्लास को हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका इस दूसरा चरण है अप्रकाशिक अभिक्रिया का, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, जल्दी से क्लियर करते हैं इसको, फिर आज की इस क्लास को हम लोग जल्दी से एंड करते हैं। आज की क्लास का जल्दी से हम लोग एंड करते हैं। और यहाँ तक पहुंच गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो करके लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं फास्फो यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी कि NADPH से हाइड्रोजन प्राप्त करके इसफीग्लिसरेल्डिहाइड PGAL में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है NADP से, यानी कि जो आपका ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल ये है, इससे हाइड्रोजन प्राप्त करके इसफीग्लिसरेल्डिहाइड में PGM जिसको बोलते हैं में परिवर्तित हो जाता है तथा NADP पुनः प्रकाशिक अपक्रिया से उत्पन्न NADP जो आपके प्रकाशिक अपक्रिया से उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार के आपका ये भी जो दूसरा चरण है ये भी क्लियर हुआ। और आपका जो ये आज के जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, आज के जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, इसका आज क्लास खत्म हुई। ठीक है, इसकी आज क्लास खत्म हुई। और जो कल की क्लास है वहाँ पर मैं इसी प्रकार से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कल की क्लास में जो आपकी कल जो टुमारो क्लास आएगी, ठीक है, टुमारो क्लास आएगी, उसमें आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे ही लेकर आने वाला हूं। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके जैव प्रक्रम के क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। तो जल्दी से आपको वीडियो को आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मेरी कल की जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके, आप लोग हमारे चैनल पर आ सको। ठीक है, और जल्दी से आपको अभी तक आपने ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स में नहीं शेयर किया था कि उनको भी शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। थोड़ी सी दिक्कत आई हो मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे प्लीज इसको आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था। अब डेली वीडियोस डालता रहूंगा तो थोड़ा इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।